क्योंकि इनकी जो पावर आती है गवर्नमेंट की टू पास सच रूल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट कम्स फ्रॉम welcome to another lecture. And today our topic is judicial review in India. Judicial review, it's a very important topic in under the Indian constitutional law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आज करंट लीगल डिस्कोर्स में जुडिशियल रिव्यू का कितना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म काफी ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। पहले जुडिशरी में कन्वेंशनल डिस्प्यूट्स होते थे। कन्वेंशनल डिस्प्यूट्स का मतलब यह है कि सिंपल, अगर कोई दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, सीधा वो कोर्ट जा रही हैं और उसके बाद फैसला आ रहा है। बट टुडे जुडिशरी हैज delved deep into its own powers enshrined under Article 13 of the Indian Constitution to find out whether the things that are taking place in the legislature, executive, as well as in the judiciary itself are in consonance with the Constitution or not. इसलिए ये डिस्प्यूट हमेशा से ही रहा है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स हुआ तो उसके बाद से ही 1951 से ही ये टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी स्टार्ट हो गया था कि किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 में कोर्ट्स को दी गई है। कौन से कोर्ट्स को? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इसके अंदर से एक्सक्लूडेड हैं। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स and the Supreme Court of India has been given exclusive power of judicial review by the Indian Constitution. Judicial review का क्या मतलब होता है? Judicial review का मतलब ये होता है कि the Supreme Court and the High Courts have the power to strike down any law or any part of any such law as unconstitutional or null and void if such law or any part of any such law is ultra vires the constitution or is in violation of or is in violation of any right contained under part 3rd of the constitution. Okay, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 13 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि जुडिशियल रिव्यू में वो किसी भी कानून को या कानून के किसी भी हिस्से को, जो कि ऐसा कानून या ऐसा किसी कानून के कोई ऐसा हिस्सा जो संविधान के तीसरे हिस्से में मौजूद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे कानून को या ऐसे कानून के ऐसे किसी हिस्से को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसको जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कहते हैं। नाउ लेट अस सी, जुडिशियल रिव्यू is an essential feature of the Indian legal system as it allows the judiciary to scrutinize the actions of the three main organs of the government, namely legislative, executive, and judiciary. It helps to keep the balance between all the three organs of the government by determining whether their actions are consistent with the Indian Constitution. Judicial reviews question the process of decision making, not the correctness of the final decision. Okay, now according to the Merriam-Webster dictionary, the term judicial review is defined as a constitutional doctrine that gives to a court system the power to annul legislative or executive acts which the judges declare to be unconstitutional. Okay, the simple thing is that judicial review में power है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, अच्छा देखिए, अब यहां पर कानून का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया और पूरे उस प्रोसेस से पास किया गया कानून ही कानून कहलाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 के फॉलोइंग क्लॉज में जो नीचे क्लॉजेस दिए हुए हैं 3rd and 4th, उसमें लॉ की डेफिनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। लॉ की डेफिनेशन में वहां पर लिखा हुआ है, लॉज हैव बीन डिफाइंड टू इंक्लूड the laws made by the parliament, the executive orders which the government passes on a day-to-day basis, which the parliament has nothing to do with, then notifications, gazette orders, bylaws, and every single order, यानी कि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर,
कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसा गैजेट, कोई भी ऐसा बाई लॉ जो लोकल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रहा है, वो लॉ की हैसियत रखता है। अगर उसके पास सैंक्शन है तो वो लॉ की हैसियत रखता है, और क्योंकि वो लॉ की हैसियत रखता है तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में वो आता है। इट इज कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहां पर आप ये बहस नहीं छेड़ सकते कि ये तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सिंपल, और जो जुडिशियल रिव्यू लगता है वो लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट पर लगता है। लॉ तो सिर्फ वही होता है जो पार्लियामेंट से पास होकर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर ऑर्डर जिसके पीछे सैंक्शन है वो लॉ की हैसियत रखता है। अब वो चाहे पार्लियामेंट से पास होकर आए, चाहे वो एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गवर्नमेंट का डेली बेसिस का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो, कोई बाय लॉ हो, नोटिफिकेशन हो, गैजेट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक ऑर्डर है सिंपल गवर्नमेंट का, आपने उसका पालन नहीं किया, आपको सैंक्शन, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी, वो कानून की हैसियत रखता है। और अगर वो ऑर्डर भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा, क्योंकि वो भी लॉ का स्टेटस रखता है। क्वेश्चन इज सिंपल, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो किसी भी ऐसे कानून को, किसी भी ऐसे ऑर्डर को, बाय लॉ को, नोटिफिकेशन को, गैजेट को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि ऐसा कानून या ऐसे कानून का कोई ऐसा हिस्सा किसी भी मौलिक अधिकार को जो संविधान के तीसरे हिस्से में लिखे गए हैं, उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार को, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमने बहुत सारे कानून देखे, बहुत सारे पूरे पूरे लॉज उठा के, एक्ट्स उठा के सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए। अभी हमने देखा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था, और उस 99th अमेंडमेंट में जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा सा रिन्यू किया गया था, उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस आ रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, पूरा एक्ट उठा के खत्म कर दिया। ओके, हमने ये देखा कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पूरा एक्ट नहीं खत्म किया। ओके, पूरा एक्ट नहीं खत्म किया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक सेक्शन, सेक्शन 66A वाज डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो एक हिस्सा भी कर सकते। इसको देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी कानून का कोई एक सेक्शन उल्लंघन कर रहा है तो पूरे कानून को डिक्लेयर कर दिया जाए, उठा के फेंक दिया जाए। नहीं, उस हिस्से को निकालेंगे और सर्जरी करके उसको काट के बाहर फेंक देंगे। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है SEVERA, सिवियर कर देना, अलग कर देना, काट के अलग कर देना। ओके, द एग्जाम्पल इज सिंपल। इसकी जो एनालॉजी दी जाती है वो बहुत सिंपल है कि अगर बॉडी में गैंग्रीन फैल रहा है और किसी बॉडी पार्ट से, किसी भी फिंगर से वो पूरी बॉडी में फैल सकता है, उस फिंगर को काट के फेंक देते हैं। सिंपल, कि अगर कोई सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको काट के फेंक दो। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो जरूरी नहीं है कि पूरा कानून ही डिक्लेयर किया जाए, बल्कि एक सेक्शन भी डिक्लेयर किया जा सकता है या सेवरल सेक्शंस भी उसके साथ डिक्लेयर किए जा सकते हैं। हाँ, अगर वो सेक्शन इतना ज्यादा डीपली एम्बेडेड है कि उसके बगैर पूरा कानून बेकार हो जाएगा और वो पूरा इंटरमिंगल्ड है बाकी पूरे कानून से, तो वो फिर पूरा कानून ही डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। ये पावर, फिर से मैं रिपीट कर दूं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स के पास है। अगर आपका कोई भी कानून बनता है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट से, जिससे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जिससे आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, यू कैन सिंपली गो to the Supreme Court under Article 32 and file a writ petition to get it redressed. Or you may go to the High Court under Article 226 and may file a writ petition. So this is how judicial review works. Okay. And then what the government will, the court will do, the concerned court will strike it down as unconstitutional, right?
Okay, the concept of judicial review in India has been adopted from United States Constitution. That's very important. United States Constitution, which is one of the sources of the Indian Constitution. To appropriately fix this feature fit in our Constitution, the judiciary has played a significant role. Through judicial review, the top court has played an important role in shaping India's legal and political landscape as it contributes to interpreting the Constitution and safeguarding the rights of the citizens. It is because of this power that the judiciary is known as the guardian of the Indian Constitution, guardian of our fundamental rights. पता नहीं अगर ये पावर जुडिशरी के पास नहीं होती जुडिशियल रिव्यू की, तो शायद अभी तक पार्लियामेंट कितने ऐसे लॉज बना चुका है, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी का रूल हो, लेकिन हमेशा जो टेम्परामेंट रहा है गवर्नमेंट्स का, वो ये रहा है, दे वांट टू ट्रैम्पल अपॉन द राइट्स ऑफ द सिटीजंस सो दैट दे कैन assert as much power as they can. So this has been the attempt of the people in power. That is why judicial review has helped in safeguarding the socio-political landscape of the country. Okay. Now coming to, there are various cases: Shankari Prasad versus Union of India, Sajjan Singh case, Golaknath, Kesav Nanda Bharti case, and many more. Okay. Judicial review is quite broad and encompasses various aspects. अब देखिए इसमें various aspects में क्या है? Judicial review तीन टाइप में divided है. Judicial review of legislative actions, judicial review of administrative actions, and judicial review of judicial decisions. Okay, judicial review of legislative actions. पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है और अगर वो कानून आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट, उसके ऊपर अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है. ये सिंपल तरीका है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस. This is kept under the Indian Constitution in order to ensure the checks and balances between the organs of the government. अगर ये पावर्स नहीं होंगी तो फिर एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी, जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा. ओके, देन जुडिशियल रिव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज अपने लेवल पर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए बहुत सारे ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, गैजेट्स निकाल सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. ये जो डे टू डे बेसिस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो भी ऑर्डर्स, गैजेट्स, नोटिफिकेशंस, बायलॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, इन रूल्स का जो इफेक्ट होता है, दैट इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. क्योंकि इनकी जो पावर आती है गवर्नमेंट की टू पास सच रूल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट कम्स फ्रॉम द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, सम और द अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. अगर ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई भी बाय लॉ जो कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अंडर आएगा और इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. ओके, it is a tool to achieve constitutional discipline over government agencies or officials while exercising their powers. The decisions, actions or regulations made by the administrative agencies are examined by the courts to determine whether they comply with the principles of natural justice. Okay, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो गए, दो टाइप के हो गए. अब ये तीसरा टाइप का है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस. जुडिशियल रिव्यू of judicial decisions. What are they? The judiciary has the power to rectify or revamp its previous decisions to ensure the fairness, consistency, and correctness of judicial decisions. It allows the higher courts to examine whether a lower court's decision is valid or in accordance with the legal precedents. Okay, now see, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर खुद जुडिशरी अपने ऊपर इस्तेमाल कर रही है. कैसे? पहले उसने कोई डिसीजन दिया, बाद में उसी डिसीजन को खत्म कर दिया. ठीक है, उसी डिसीजन को ओवर रूल कर दिया. हमने बहुत सारे केसेस में देखा. हमने देखा नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स जो थे वो वायलेट हो रहे थे. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन एंड अदर्स,
के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के केस को रिवर्स कर दिया और सेक्शन 377 को वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक 4 साल बाद, ये 2014 में किया, और ठीक 4 साल बाद 2018 में नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अपने ही डिसीजन को ओवररूल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उसने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और लेस्बियंस, गेज एंड बाइसेक्सुअल्स के राइट्स और ट्रांसजेंडर्स के राइट्स उनको दे दिए। what is meant by this? This means that सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट्स के पास अपनी पावर है कि वो अपने डिसीजंस को ओवररूल कर सके। ओके, तो ये क्या है? ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस है, राइट? The judiciary has the power to rectify or revamp its previous decisions to ensure the fairness, consistency and correctness of judicial decisions. हो सकता है 2014 में उस टाइम वो टाइम सही नहीं था एक डिसीजन सुनाने का, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और आफ्टर एनी lapse of time, it might happen that the circumstances might change, the environment might change, and it is perhaps because of these reasons that the Supreme Court will think or ponder over this thought to change its decisions which was previously given by it, right? Okay, now the constitutional provisions for judicial review are not specifically or directly mentioned under the Indian Constitution, but certain provisions support the process of judicial review which are mentioned as follows. अब देखिए आर्टिकल 13 में मैंने तो आपको बता ही दिया, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है. It illustrates that laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void. Simple. पावर है, डिक्लेयर कर दो, उठा के डस्टबिन में डंप इट इनटू द डस्टबिन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऊपर कुछ नहीं हो सकता. ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सारी पॉलिसीज उठा के जो है वो डंप कर दी जाएंगी, ऐसा नहीं है. बैलेंस, प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है. कुछ लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ना कुछ पॉलिसीज, कुछ ना कुछ लॉज किसी ना किसी फंडामेंटल राइट से टकराते जरूर हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि हर लॉ और पॉलिसी को उठा के डंप कर दिया जाएगा. नहीं, स्ट्राइक किया जाएगा, बैलेंस से स्ट्राइक किया जाएगा दोनों के बीच. ओके, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स the right to move to the Supreme Court and allows the top court to issue directions, orders or writs for the enforcement of fundamental rights. Okay, आर्टिकल 32 में पावर है, रिट जुरिस्डिक्शन है. दिस इज नोन एज रिट जुरिस्डिक्शन. ये क्या कहलाता है? रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल 32. कौन कौन सी रिट्स आप फाइल कर सकते हैं? एक तो आपके पास हो गई हैबियस कॉर्पस, ठीक है. एक है आपके पास मैंडेमस, एक है आपके पास सर्शियोररी, देन यू हैव प्रोहिबिशन, ओके, एंड देन यू हैव को वारंटो. आपका जिस किसी भी टाइप का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप उस टाइप की, यानी कि आपको फिजिकली डिटेन कर लिया गया है कहीं पर, आपके फिजिकल लिम्स को कैद कर दिया गया है, योर बॉडी हैज बीन कैप्टिवेटेड, you file habeas corpus, that means produce the body. Mandamus, when there is a jurisdictional error, आप फाइल कर सकते हैं mandamus. I am not getting into the details. Certiorari, to get it certified, कोई लॉ आपको डिक्लेयर करवाना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फाइल सर्चुररी एंड मैंडेमस अलोंग. ठीक है. प्रोहिबिशन, व्हेन यू हैव टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग व्हिच इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, फाइल प्रोहिबिशन. को वारंटो, दैट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी. बाय व्हाट अथॉरिटी मींस कि आप बाय किस हैसियत से, किसी एक ने आपकी पोजीशन जो आप डिजर्व करते थे उसको एक्वायर कर लिया है. गलत अपॉइंटमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल, अगर गलत अपॉइंटमेंट हो गया है तो को वारंटो आप फाइल कर सकते हैं. तो दिस इज रिट जुरिस्डिक्शन. ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का आई एम राइटिंग दिस, सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव रिट जुरिस्डिक्शन है. इसके अंदर हाई कोर्ट्स कवर्ड नहीं है. और यहां पर शर्त यह है कि आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ओनली एंड ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट as well as the writ jurisdiction of the high courts. सुप्रीम कोर्ट में आप 32 में डायरेक्टली जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर, लेकिन हाई कोर्ट की 226 में भी हम पढ़ेंगे, वहां पर आप फंडामेंटल राइट के साथ साथ
लीगल राइट के वायलेशन पर भी जा सकते हैं। ओके, देन कम्स आर्टिकल 131। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ द टॉप कोर्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड इंटरस्टेट। सेंटर के बीच में या स्टेट के बीच में लड़ाई है या इंटरस्टेट कोई लड़ाई है, तो आप 131 में जाएंगे। 132 it provides appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from high courts in certain cases. Okay, then comes article 133 and 134. It provides appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters and criminal matters respectively. ये civil matter है और ये criminal matter है। Then 134A deals with certificate for appeal to the Supreme Court. 135 jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. 136 empowers the Supreme Court to confer a special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India except for military tribunals and court martials. Okay. Then 143 deals with power of president to consult Supreme Court on any question of law in pre-constitutional legal matters. 226, here comes 226. I have to mention this here. This is very important. This 226 is the writ jurisdiction of the high courts. Writ jurisdiction of the high courts. Now, यहां पर आप जो जा सकते हैं, यहां पे भी वो 5 रिट्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एज वेल एज लीगल राइट्स, इनके ऊपर भी आप फाइल कर सकते हैं। यहां पे कोई शर्त नहीं है कि फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन होना चाहिए। ओके, देन 227 245 इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। ओके, this is all about judicial review. These are some of the cases. Case of Nanda Bhasi versus the Union of India. The judiciary exercises the power of judicial review with restraint and respects the principle of separation of powers. Okay, so that is all about judicial review in India. Thank you.